जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घर वाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगते। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम दिन भर करती क्या हो? कपड़े, बर्तन, घर की साफ सफाई तो काम वाली कर जाती है, बस लेटी ही रहती हो ना सारा दिन। फिर एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी को 4 महीने का बच्चा छीन लिया और उसे घर से निकाल दिया। पत्नी के चले जाने के बाद मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला नहीं था। मेरा बेटा जरूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीडर देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक का सारा काम अब मेरे ही जिम्मे था। लेकिन ये जिम्मा निभाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा, ये मैं तफसील से बताना चाहता हूँ। मैं उठा, रसोई घर गया, फीडर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और फीडर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया और फिर उसमें पाउडर मिलाया, तब कहीं जाकर एक फीडर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो जाए। फिर पैम्पर बदलने के लिए उसको लिटाया तो पता चला बच्चे ने पाखाना किया हुआ है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करवाया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और फिर से उसको डायपर पहना दिया और उसको झूला झुलाकर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथ में दे देती। सोचने लगा कि क्या अब इतने सारे झमेले मुझे ही करने पड़ेंगे। अभी रोटी पकाकर खा लूँगा, लेकिन आटा, अभी तो आटा भी गूंदना पड़ेगा। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याली में डालकर अवन में गर्म ही करना था। सोचा खाने से पहले बेड पर बिखरा हुआ सामान उठा दूं। पैम्पर, खिलौने, फीडर और मेरा बिखरा हुआ सामान सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो बहुत समय लगेगा। अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाते हुए सुलाने लगा। फिर झूले में डाला और झूला झुलाने लगा। भूख से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे को सुलाया और जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे के बाद खाना मेरे सामने था। मैंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी खाना निपटाया, क्योंकि मैं जानता था अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा सारा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करने में बहुत समय लगेगा। मैं सोचने लगा, शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने को मिलता भी होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पर लेट गया और अपने आप से ही बातें करने लगा। निशा, अलमारी से मेरे कपड़े निकाल दो। निशा, अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि अरे वह तो यहाँ है ही नहीं। वह होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर जाकर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड से नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे हवा करने लगा। मुझे नींद के झोंके आ रहे थे, लेकिन बेटे को हवा करना भी बहुत ज़रूरी था, नहीं तो वह जाग उठेगा। लगभग 1 बजे लाइट आ गई और मैं तुरंत ही सो गया। 2 बजे बेटे के रोने की आवाज़ से मेरी आँख खुली। अचानक गहरी नींद से जागने पर मेरे सिर में दर्द होने लगा। उसे भूख लग रही थी। मैं सुस्ती से उठा और उसे डब्बे का दूध बनाकर पिलाया। 2:30 बजे के करीब बेटा सो गया और मैं भी। उसके बाद बेटा कब जागा, कब तक रोता रहा, मुझे कुछ पता नहीं। फिर जब सुबह 8 बजे मेरी नींद खुली तो वह रो ही रहा था। मैंने उठकर देखा तो पैम्पर गंदा किया हुआ था और बाहर बेडशीट भी गंदी हो गई थी। उसको जल्दी से बाथरूम में ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और फिर दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लेटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं मालूम। वे लोग जो मेरे घर आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें किया करते थे, अब उनका कोई अता पता नहीं था। उन्होंने मुझे 1 कप चाय तक ना पूछा। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ 3 ही काम ही तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, उसे थकन से चूर होने के लिए। लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती थी। मैं थक जाता था तो मेरे पाँव भी दबा देती थी। मैं उदास होता था तो मुझे हंसाती भी थी। अगर मुझ पर काम का दबाव होता या मैं परेशानी में होता तो वह मेरा हौसला भी बढ़ाती थी। मैं यही सोचता रहा कि दूध उबल कर बाहर आ चुका था। मैं आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ पर कपड़ा लगाने लगा और उन तानों को याद करने लगा जो मैं निशा से पूछा करता था कि तुम दिन भर करती क्या हो, तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है, तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतनी जल्दी थक जाती हो। मेरे ताने सुनकर वह करवट बदलती और शायद आंसू बहाती होगी, पर मैं जालिम इंसान जिसने कभी इस बात की परवाह ही नहीं की। और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदलकर मुस्कुराकर
मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती आई लव यू, तो मैं भी मुस्कुरा देता और बहुत जिद करने लगती कि तुम भी मुझे आई लव यू टू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतें याद आने लगी। सुबह के 10 बज गए और नींद पूरी ना होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। और भी सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे थे, जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात, और मैं भी किन बातों में आकर अपनी प्यारी पत्नी को अपने से दूर कर बैठा। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलतफहमी हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद को ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ने लगी जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरी पत्नी के पास मेरी निशा के साथ जोड़ने वाले थे। जहाँ पहुँचकर मैंने दोनों हाथ जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी। ओ मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझसे कोई शिकायत नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी और इससे आपको सीखने को क्या मिला? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।